डिलाइट आईएएस में मैं कीवी सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आई होप आप लोगों ने एनसीईआरटी सीरीज़ देखी होंगी। देखिए, हमारी तरफ से जो एनसीईआरटी की सीरीज़ थी वो काफ़ी कंप्लीट करा दी गई है होगी। जिन्होंने नहीं देखी है उन सभी से रिक्वेस्ट है कि उसको जाके देखिए और अपना सहयोग बनाइए। जैसा कि कल आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि हमारे जो गुरबचन सर हैं उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि हमारे यहाँ एक नया इनिशिएटिव लिया जा रहा है, एक नया प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है जिसमें टॉप 500 की सीरीज़ है। ठीक है, इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जैसे कि पॉलिटी के, हिस्ट्री के, साइंस, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, इन सब चीज़ों की जो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वह उस फॉर्म में आपको दिखाए जाएंगे। ठीक है, इसमें जितने ये जो क्वेश्चन रहेंगे ये 2023 का जो प्री दे रहे होंगे उनके लिए रहेगा। इसमें हम ट्राई करेंगे ऐसा कि बहुत अच्छे से चीज़ों को कवर कर सकें। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें ऐसे जितने भी प्रश्न रहेंगे वह इस तरीके से रहेंगे कि वो आपका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। ठीक है, और बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से देख के, बहुत जगह से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख के आप जब देखेंगे उस तरीके से ये लिए गए हैं। ठीक है, इसमें आप बहुत सारे टॉपिक कवर कर पाएंगे। जब आप इनको पढ़ेंगे, सिर्फ इन टॉपिक को भी पढ़ लेंगे ना आप, तो भी आप एक तरीके से देखेंगे कि आपका सिलेबस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो पार्ट होगा वह कवर हो गया है। तो मैं आपको अभी फ़िलहाल तो पॉलिटी शुरू कर रही हूँ। तो आज हमारा पार्ट 1 है। ऐसे 10-10 क्वेश्चन के वीडियो आएंगे मेरी तरफ से और सृष्टि मैम की भी तरफ से आएंगे, वो भी आप देखिएगा। आप हमारे चैनल से जुड़िए और इसके वीडियोस देखते रहिएगा। तो आज के वीडियो हम शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले पॉलिटी का वीडियो देखेंगे। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले आते हैं अपने सबसे पहले प्रश्न की तरफ। हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी आयोग की सिफारिशें हैं। मतलब कि 1, 2, 3, इसमें 3 ऑप्शन दिए, पहले उनको पढ़ते हैं कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग अत्यंत संयम समय में किया जाना चाहिए और इसका उपयोग चरम मामलों में जब सभी उपलब्ध विकल्प विफल हो जाएं तो अंतिम उपाय के रूप में किया जाना चाहिए। इसके साथ जो दूसरा ऑप्शन है वह यह है कि समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने से पहले केंद्र को राज्यों से परामर्श लेना चाहिए। तीसरा है कि जब राष्ट्रपति राज्य के विधेयक पर अपनी स्वीकृति लगाएं तो राज्य सरकारों के कारणों को अवगत कराया जाना चाहिए। तो इसमें हमें सही आंसर देना कि कौन सा सही है। तो इसका जो आंसर है वह है डी, 1, 2, 3, मतलब इसमें तीनों ही सही है। अब हम कुछ जानते हैं इसके सरकारी आयोग के बारे में। देखिए, 1983 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के एक सेना निवृत्त जो न्यायाधीश है आर एस सरकारिया की अध्यक्षता में यह आयोग नियुक्त किया था। ठीक है, ये जो आयोग है वह केंद्र और राज्य संबंधों पर है। ठीक है, इसमें आयोग ने लगभग 247 सिफारिशें की थी जो कि केंद्र और राज्य सब के बीच के जो संबंध थे उनके सुधारों के लिए थी। इसमें क्या क्या जो सिफारिशें देखिए जो मैंने आपको बताई तो इम्पोर्टेंट है ही। इसके अलावा जो अन्य है वो क्या थी कि जो अनुच्छेद 263 है उसके तहत एक स्थायी अंतर राज्य परिषद, जिसे अंतर सरकारी परिषद कहा जाता है, उसकी स्थापना की जानी चाहिए। इसके अलावा जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो अनुच्छेद 356 यानी कि राष्ट्रपति शासन है उसका प्रयोग बहुत संयम तरीके से किया जाना चाहिए। जब राष्ट्रपति किसी तरीके से जो राज्य के विधेयकों पर रोक लगाता है या स्वीकृति को देने से मना कर देता है तो राज्य सरकारों को भी अपने इस कारणों से अवगत कराया जाना चाहिए। इसके अलावा केंद्र के पास राज्यों की सहमति के बिना भी अपने सशस्त्र बलों को नियुक्त करने का अधिकार होना चाहिए। तो इस तरीके से सरकारी आयोग जो एक बहुत इम्पोर्टेंट आयोग है केंद्र और राज्य सहयोग के राज्य के संबंधों के बीच में। ठीक है, इससे जुड़े आप सवाल बहुत बार हमारे प्रीवियस ईयर में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये आप देखेंगे कि बहुत मतलब जो ये सेंटर स्टेट के बीच में जो आपको जितनी भी आपको चीज़ें मिलेंगी वो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अब हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यह है, यदि कोई प्रश्न उठाता है कि कोई मामला राज्यपाल के विवेकाधिकार में आता है या नहीं तो इसमें किसका निर्णय अंतिम होगा और क्यों। ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, क्योंकि वह मंत्रिपरिषद का प्रमुख है। ऑप्शन बी राज्य विधानमंडल, क्योंकि यह राज्य के भीतर सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था है। ऑप्शन सी राज्य का राज्यपाल, क्योंकि संविधान उसे यह अधिकार देता है। और ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति, जो कि राज्य को सलाह देता है। तो इसका क्या उत्तर होगा। इसका उत्तर होगा सी। ठीक है,
इसमें क्या है, यदि कोई राज्य, देखिए अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि अगर कोई प्रश्न उठता है कि कोई भी मैटर उठा हुआ है राज्य में, वह राज्यपाल के विवेकाधिकार में आता है या नहीं आता है, तो इसमें राज्यपाल का ही निर्णय जो होगा वह अंतिम होगा, और राज्यपाल द्वारा की गई किसी भी बात की वैधता पर इस आधार पर सवाल नहीं उठाया जाएगा कि उसे अपने विवेकानुसार कार्य करना था या नहीं करना चाहिए था। साथ ही हमारा जो संविधान है वह निर्धारित करता है ये कि मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की किसी भी अदालत में जांच नहीं की जाएगी। मतलब उसकी जो किसी भी तरीके की जो मंत्री राज्यपाल को सलाह देते हैं वो किसी भी न्यायिक जांच के दायरे में नहीं आती है। अब हम आते हैं प्रश्न की 3 की तरफ। प्रश्न 3 है कि भारत संविधान के अनुच्छेद 32 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्च न्यायालय में समावेदन कराने का अधिकार प्रभुत्व करता है। ऑप्शन बी है कि अनुच्छेद 32 के तहत प्रत्ययभूत अधिकार पूर्ण है और इन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन सी है कि मूल अधिकारों के उल्लंघन पर अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में जाने का अधिकार स्वयं एक मूल अधिकार है। तो हमें इसमें यह बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। ठीक है, कौन सा सही नहीं है ये बताना। तो इसमें जो ऑप्शन 2 और 3 है वह गलत है। ठीक है, अब हम इसके एक बार एक्सप्लेनेशन के बारे में देखेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 32 के बारे में। देखिए, अनुच्छेद 32 संविधान में मूल अधिकारों में से एक है। यह प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों से संबंधित अधिकार है। यह भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन का अधिकार प्रत्याभूत करता है। ठीक है, इसमें जो अधिकार प्राप्त हैं वह किसी को परिवर्तित करने के लिए उच्च न्यायालय को ऐसे निर्देश या आदेश, रिट, जिसके अंतर्गत क्या आता है, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रश्न, उत्प्रेषण, रिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी समुचित होते हैं उनको निकालने की शक्ति होती है। इसके साथ इस संविधान द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवा इस अनुच्छेद द्वारा प्रत्याभूत अधिकार निलंबित नहीं किए जाते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि 1975 में एक बार हम एग्जाम्पल देखेंगे। 1975 में जब आपातकाल आया था तो उसमें जो एसडीएम जबलपुर बनाम शिवाकांत शुक्ला मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने 5 न्यायाधीशों की पीठ में एक फैसला सुनाया था, जिसमें अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचार का अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित रहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि 44वें संशोधन में यह कहा गया है कि अनुच्छेद 359 के अनुसार राष्ट्रीय आपात के दौरान राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए किसी भी न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित कर सकता है। मतलब कि आप राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद सिर्फ आपके 2 मूल अधिकार को आप कोई नहीं प्रश्न कर सकता, वह है 20 और 21, बाकी आपके सब पे प्रतिबंध लगता है। ठीक है, सिविल या आपराधिक मामलों में पीड़ित व्यक्ति के लिए उपलब्ध पहला ट्रायल न्यायालय होता है, उसके बाद उच्च न्यायालय, फिर उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। लेकिन मूल अधिकारों में हम ये देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति 326 के तहत उच्च न्यायालय और अनुच्छेद या सीधे अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में डायरेक्ट जा सकता है और वहाँ पे अपील दायर कर सकता है। तो इसका ये है कि देखिए जो आपका थर्ड ऑप्शन था उसमें 226 दिया है। देखिए, ये अधिकार तो है लेकिन यह 300 अनुच्छेद 32 में है। ठीक है, 226 में यह मूल अधिकार नहीं है। अब हम देखते हैं प्रश्न 4। ठीक है, यह क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 356 भारत सरकार अधिनियम 1919 से प्रेरित है। धर्म विरोधी राजनीति करने वाली राज्य सरकार पर 356 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। तीसरा है राष्ट्रपति शासन लागू करने वाले राष्ट्रपति की घोषणा न्यायिक समीक्षा के अधीन होती है। इसमें से हमें यह बताने कि कौन से कथन सही हैं। तो इसका उत्तर है कि सी, यानी कि कथन 2 और 3 यह सही हैं। ठीक है, इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि जब राष्ट्रपति शासन लागू करने की राष्ट्रपति की जो घोषणा है वो न्यायिक समीक्षा के अधीन है। राष्ट्रपति की संतुष्टि प्रासंगिक आधार पर आधारित होनी चाहिए। राष्ट्रपति की कार्यवाहियों को अदालत द्वारा रद्द किया जा सकता है यदि वह अप्रासंगिक हो या बाहरी आधार पर आधारित हो। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर हम कहीं देखेंगे कहीं कुछ इसमें द्वेष पाया गया या कुछ अनुचित होती है तो भी इसको हम
देखते हैं कि ये रद्द की जा सकती है। धर्मनिरपेक्षता संविधान की बुनियादी विशेषताओं में से एक है, इसलिए धर्मनिरपेक्ष विरोधी राजनीति करने वाले राज्य सरकार पे अनुच्छेद 356 के तहत कार्यवाही हो सकती है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन 2 और 3 ये तीनों सही हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 5 कि चुनाव में वोट डालने का अधिकार ना तो मौलिक अधिकार है, ना ही साधारण कानून के तहत अधिनियम। दूसरा कथन है कि कैदी पोस्टल बैलेट के आधार पर जेल से अपना वोट डाल सकते हैं। इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? दूसरा जो कथन है वह सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि चुनाव में वोट डालने का अधिकार ना तो मौलिक अधिकार है, ना ही साधारण कानून के तहत अधिकार है। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और कौन वोट कर सकता है और कौन नहीं, तो हम देखते हैं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 62(5) के अंतर्गत कानूनी हिरासत में दोषी ठहराए गए व्यक्ति या जो जितने भी कारावास में सजा काटने वाले व्यक्ति हैं वह मतदान नहीं कर सकते हैं। विचाराधीन जो कैदी है, मतलब जिनकी अभी तक सजा फाइनल नहीं की गई है, उनको सजा नहीं सुनाई गई है, वह भी उन्हें भी चुनाव से बाहर रखा जा सकता है, भले ही उनका जो नाम है वह मतदाता सूची में हो। ठीक है, हम देखते हैं केवल जो बहुत कम लोग होते हैं निवारक निरोध के तहत केवल गिरफ्तार व्यक्ति पोस्टल मतों के से अपना वोट डाल सकते हैं। तो यह स्थिति हमें देखने को मिलती है कि सबको यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि जो मतलब जिनके ऊपर केस हुआ है या जो भी लोग हैं कि अब वह डाल सकें वोट। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 6 जो हमारा है वो क्या है। यह है प्रोटेम स्पीकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का संविधान राज्यपाल को राज्य विधानमंडल में एक प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने की शक्ति देता है। दूसरा, प्रोटेम स्पीकर की जो शक्तियां हैं वह निर्वाचित अध्यक्ष की शक्तियों के साथ सहव्यापी नहीं होती हैं। इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन है ए, यानी कि केवल कथन एक सही है। इसका हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो देखिए, संविधान का जो अनुच्छेद 181 है वह राज्यपाल को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने का अधिकार देता है। यह अनुच्छेद यह अधिकार देता है कि यदि अध्यक्ष का पद जो है वह रिक्त हो गया और उपाध्यक्ष भी नहीं है तो पदों के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए विधानसभा के एक ऐसे सदस्य द्वारा इसका चुनाव किया जा सकता है जिसे राज्यपाल नियुक्त करता है। ठीक है, एक प्रोटेम स्पीकर की जो शक्तियां होती हैं वह व्यापक होती है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 1994 में सुरेंद्र वसंत सिरासत के मामले में ये कहा था कि प्रोटेम स्पीकर चुने जाने तक वह जितनी भी शक्तियां सदन के अध्यक्ष को मिलती हैं, ठीक है, वह सभी शक्तियां विशेषाधिकार सब उसको मिलते हैं। उसके साथ कुछ ऐसा नहीं होगा कि उसको काफ़ी कम टाइम के लिए है या अस्थायी तौर पे हो तो उसको शक्तियां नहीं मिलेगी, उसे वही बराबरी की शक्तियां मिलती हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि यह उतना ही इम्पोर्टेंट रोल भी है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, यह है कि संविधान में शामिल मौलिक अधिकारों के मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा सभी मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया है। यह कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन अदालत किसी मामले में निर्णय देते समय उन्हें ध्यान में रख सकती है। ऑप्शन 3, मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा रूस के संविधान से ली गई है। तो इसमें हमें यह बताना है कि कौन से कथन सही हैं। तो इसका ऑप्शन है सी ऑप्शन से, यानी कि 2 और 3 ये दोनों कथन सही हैं। संविधान के अनुच्छेद 42वें संशोधन अधिनियम में 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था और इसके बाद यह वर्तमान में अनुच्छेद 51A के तहत 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिसमें 10 को जब 42 के समय जब ये पेश किया गया था तभी जोड़ा गया था और 11वें को 2002 में 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। देखिए, ये वैधानिक कर्तव्य है, यह कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, मतलब इस पर कानून नहीं बनाया जा सकता, ये कानून द्वारा फोर्स नहीं किया जा सकता है, लेकिन अदालत किसी मामले पर अपना फैसला सुनाते समय इस पर ध्यान रख सकती है और इनको शामिल करने का उद्देश्य मौलिक अधिकारों के बदले नागरिकों के दायित्व पर भी बल देना है। मौलिक कर्तव्यों की जो अवधारणा है, इसका जो ऑप्शन 3 है वो सही है कि यह रूस के संविधान से ली गई है। अब हम देखते हैं जो क्वेश्चन 8 है उसके बारे में। भारत के विधि आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर चर्चा कीजिए। नंबर 1, भारत का विधि आयोग समय समय पर भारत सरकार द्वारा गठित एक वैधानिक निकाय है। नंबर 2, आयोग का पुनर्गठन 5 वर्ष में किया जाता है। नंबर 3,
विधि आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान के आधार पर देश में विधि संबंधी शोध एवं प्रचलित कानूनों की समीक्षा की जाती है। इसमें हमें क्या बताना है कि कौन से कथन सही नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए 1 और 2 ये दोनों कथन सही नहीं है। देखिए, विधि आयोग केंद्र सरकार द्वारा इसे सौंपे गए या स्वतः संज्ञान के आधार पर विधि आयोग अनुसंधान और प्रचलित कानूनों में सुधार के लिए की जाती है। ठीक है, और नए कानून के निर्माण के लिए कानून की इसमें समीक्षा भी की जाती है। यह प्रक्रियाओं में देरी को समाप्त करने, मामलों को तेजी से निपटाने, अभियोग की लागत को कम करने और इसके साथ साथ न्याय आपूर्ति प्रणालियों के सुधार के लिए भी किया जाता है। देखिए, जो भारतीय विधि आयोग है वह भारत सरकार द्वारा गठित है। यह एक गैर संवैधानिक ठीक है निकाय है। यह मूल रूप से 1955 में गठित हुआ था और इसको प्रत्येक 3 वर्ष बाद पुनर्गठन किया जाता है। ठीक है, हम ये देखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि विभिन्न विधि आयोग प्रगतिशील विकास और देश के कानून के बारे में बताते हैं। ठीक है, और यह कानून के प्रगतिशील विकास और संहिताकरण की दिशा में भी योगदान देने में समक्ष रहे हैं। इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि इसका जो प्रकाशन है यह 3 वर्षों के लिए किया जाता है। जो अपना राजपत्र या अपने आदेश का जो प्रकाशन है वह उनकी प्रकाशन की तारीख से 3 अवधि तक किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं प्रश्न 9 के बारे में। वह क्या है कि भारत के विधि आयोग के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, गरीबों की सेवा में कानून और कानूनी प्रक्रियाओं का उपयोग करने के लिए आवश्यक सभी उपाय करना। नंबर 2, ऐसे कानूनों का सुझाव देना जो निर्देशक तत्वों को लागू करने और संविधान की प्रस्तावना में निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो। 3, उन कानूनों की पहचान करना जिनकी अब आवश्यकता या प्रासंगिकता नहीं है और उन्हें तुरंत निरस्त किया जाना। नंबर 4, कानून और न्याय मंत्रालय के माध्यम से भारत द्वारा किसी भी विदेशी देश को अनुसंधान प्राप्त करने के अनुरोधों पर विचार करना। इसमें से हमें क्या बताना है? इसमें हमें ये बताना कि कौन से कथन सही हैं। तो इसका ऑप्शन डी यानी कि चारों जो कथन है वह सही हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि भारत का विधि आयोग क्या है या किस तरीके से, उसी तरीके से ये चीज़ें चलती हैं। ठीक है, यह ऐसे कानूनों की पहचान करता है जिसकी आवश्यकता नहीं है और इन्हें तुरंत निरस्त किया जाता है। राज्य के नीति निर्देशकत्व के प्रकाश में हम देखते हैं कि कानूनों की जांच की जाती है, उसमें सुधार किया जाता है और सुधार के तरीकों का सुझाव भी दिया जाता है। ऐसे कानूनों का सुझाव देना जो कि इसके लिए बहुत ज़रूरी है यह वह देते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि कानून और न्याय मंत्रालय के विभाग में भारत सरकार द्वारा किसी विदेशी देश को अनुसंधान करने के जो इतने भी अनुरोध प्राप्त होते हैं इन पर यह विचार करता है और उसके लिए ये सहमति और असहमति दोनों दे सकता है। सामान्य महत्व के जो केंद्रीय अधिनियम होते हैं उनको संशोधित करता है और उन्हें सरल बनाता है और उसकी जितनी भी अस्पष्टताएं हैं या असमानता होती हैं उनको दूर करता है। तो एक तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल एक तरीके से निभाता है। अब हम आते हैं अपने लास्ट प्रश्न की तरफ। ठीक है, वो हमारा क्या क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक नागरिक की निजी संपत्ति रखने का अधिकार एक मानवाधिकार है। 42वें संविधान संशोधन के साथ निजी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रह गया है। इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन ए यानी कि केवल एक यानी कि पहला कथन सही है। एक नागरिक का निजी संपत्ति रखने का जो अधिकार है वह एक मानव अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा था कि राज्य उचित प्रक्रिया और कानून के अधिकार का पालन किए बिना उस पर कब्जा नहीं कर सकता है। अदालत ने कहा कि राज्य किसी नागरिक की निजी संपत्ति के नाम पर भूमि के स्वामित्व पर कब्जा नहीं कर सकता है। इसके साथ साथ राज्य को अपने स्वयं के नागरिकों की संपत्ति हड़पने के लिए प्रतिकूल कब्जे के सिद्धांत को लागू करके भूमि पर अपने अधिकार करने की अनुमति नहीं है। और प्रतिकूल कब्जे के सिद्धांत के तहत हम यह देखते हैं कि जो एक व्यक्ति का संपत्ति का मूल मालिक नहीं है वह इस तथ्य के कारण मालिक बन जाता है कि वह कम से कम 12 वर्षों तक उस संपत्ति पर अधिकार किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये देखते हैं। तो ये 10 क्वेश्चन थे जो कि इम्पॉर्टेंट है। ये भी जो सीरीज़ का जो पहला पार्ट है। ठीक है, ऐसे सीरीज़ आपको देखने को मिलेगी, अभी ऐसे और क्वेश्चन आएंगे। इस तरीके से बाकी सब्जेक्ट की भी आएगी। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इसके साथ साथ आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करिए, उसमें भी आपको इससे जुड़ी हुई जितनी भी PDF है इसके साथ साथ बहुत सारे करंट अफेयर के भी आपको इश्यूज़ और क्विजेज़ देखने को वहाँ पर मिलती हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखते हैं इससे जुड़े हुए अन्य मतलब पॉलिटी से जुड़े हुए हमें और क्वेश्चन भी
देखने को मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।